हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, नेपाल के साथ ये सीमा विवाद इस रूप में क्यों सामने आ रहा है? देखिए, इस बारे में आप स्वयं कह रहे हैं किस तरह से चीन की भूमिका है, और हमें पूरा विश्वास है कि इसको द्विपक्षीय भारत और नेपाल के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं और हमेशा नेपाल को भारत ने अपना साथी माना है, छोटा भाई माना है, उसकी हमेशा जो है सहयोग किया है, मदद की है। ऐसे में मुझे लगता है कि नेपाल कुछ दिन साम्यवादी चीन के प्रभाव में आकर इस तरह की बयानबाजी कर सकता है, लेकिन दोनों पक्षों के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और ये मामला द्विपक्षीय निपटा लिया जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगी सर, ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच जो बॉर्डर है वो अभी सील ही रहेगा। नोएडा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अभी बंद रहेगा। मतलब अगर किसी को नोएडा जाना है तो सिर्फ अगर परमिशन होगी तभी वो अंदर जा सकेगा। नोएडा के पार्क भी सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। नोएडा के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अभी बंद रहेगा, ये फैसला लिया गया है इस गाइडलाइन में। और साथ ही नोएडा के जो पार्क हैं वो सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इससे पहले पार्क बंद थे नोएडा में सभी, लेकिन अब फैसला ये लिया गया है कि नोएडा के अंदर जो पार्क हैं वो सुबह 7 से 10 के बीच खोले जाएंगे। लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर जो है वो अभी बंद रहेगा। अगर आपके पास परमिशन है तभी आप नोएडा में दाखिल हो सकेंगे, वरना तो आप नोएडा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। देखिए, इस लॉकडाउन 4 में साफ किया गया था केंद्र की तरफ से कि राज्य आपसी सहमति के साथ अपने बॉर्डर्स पर आवाजाही तय करें। सार्वजनिक परिवहन भी, इंटरस्टेट बस सर्विस भी चलेगी या नहीं, इसका फैसला लेने का अधिकार भी केंद्र की तरफ से राज्यों पर छोड़ दिया गया था आपसी सहमति बनाकर। फिलहाल नोएडा के लिए गाइडलाइन सामने आई है। नोएडा में गाइडलाइंस जारी की गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील रहेगा सुबह 7 से 10 बजे। हालांकि नोएडा में पार्क खुलेंगे अब। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? रणवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी रणवीर, और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? ये जो नई गाइडलाइन सामने आई है नोएडा में। रणवीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे रणवीर से, लेकिन फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है कि नोएडा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अभी सील रहेगा। नोएडा के पार्क्स जो हैं हालांकि वो सुबह 7 से 10 तक खुलेंगे। एक बार फिर से हम लौटते हैं अपनी उसी खबर पर। नेपाल ने जिस तरीके से नक्शा जिसमें भारत का हिस्सा शामिल करके पास किया है अपनी कैबिनेट से, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ अब जनरल बख्शी भी इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। जनरल बख्शी, मैंने प्रेम शुक्ला जी से भी अभी यही सवाल पूछा था, मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या हो गया कि 70 साल में पहली बार नेपाल जो है वो इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है सर भारत को। नक्शा पास कर लिया उन्होंने। देखिए, ये सारा जो है चीन की उकसाने पे है। चीन काफी हस्तक्षेप कर रहा है नेपाल के पॉलिटिक्स में, और सबसे बड़ा सेल्फ गोल इंडिया ने तब किया था जब हमने माओइस्ट का वहां पे समर्थन किया। और मैं समझता हूं कि थोड़ी गलती करी, वहां की जो हिंदू राज्य था उसको खुद ही डिस्ट्रॉय किया हमने, और वामपंथी वहां बिठा दिए जो सीधा चाइना की तरफ जिन्होंने रोक किया है। देखिए, नेपाल में ना सिर्फ, भारत में ना सिर्फ रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है। नेपाल के कितने सैनिकों ने खून अपना बहाया है। भारत के जो जंग हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, 47, 48, 62, 65, 71 और कारगिल, सब में हमारे गोरखा सिपाहियों ने खून बहाया है। तो ना सिर्फ रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है। तो मैं समझता हूं ये चह जो हो रही है ये बैठ रही है, बैठ जाएगी, बैठ जानी चाहिए। इसे बेवजह तूल नहीं देनी चाहिए। नेपाल से हम अब मतलब युद्ध थोड़ी ना करेंगे, वो तो हमारा छोटा भाई है, वो हमारा अपना एकमात्र हिंदू देश रह गया है इस प्लेनेट अर्थ पे। और वहां भी टिड्डी दल छाए हुए हैं हर किस्म के। वहां पे बदलाव लाने, परिवर्तन लाने, भारत के बरखिलाफ वहां पे कू करने के लिए खासकर चीन तो करोड़ों रुपए वहां खर्चे कर रहा है।
और ये सब चीन की देन है कि जो उसने ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू करने की कोशिश कराई है भारत और नेपाल के बीच में। मेरा ख्याल हमको इसको बहुत कामली लेना चाहिए। जी, मैं आगे ना आपसे यही समझना चाहूंगी कि अब फिर हम हैंडल कैसे करें नेपाल को, क्योंकि सर एक तो ये बॉर्डर विवाद और दूसरे वहां के पीएम जो उनके बयान देखिए ना आप कि वो अपनी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि साहब ये जो कोरोना वायरस है ये दुनिया को वुहान की नहीं भारत की देन है। वो इस तरीके के बेहुदा बयान दे रहे हैं सर। तो कब तक ऐसे छोटा भाई कहकर हम उसको नजरअंदाज करेंगे? मैं सिर्फ नीति को लेकर जानना चाहती हूँ सर, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपके पास में आऊंगी, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज समय की, वो जो बसों को लेकर राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसी में कांग्रेस में अब घमासान मच गया है। कांग्रेस की विधायक हैं रायबरेली से, उन्होंने प्रियंका गांधी पर ही सवाल उठा दिए हैं। रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह सवाल उठा रही हैं, आपदा में ऐसी सियासत की क्या जरूरत है, ये सवाल पूछ रही हैं अदिति सिंह। तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान बसों को लेकर। ये ट्वीट है अदिति सिंह का, आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत, 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। ये कैसा क्रूर मजाक है? अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई? तो ये अदिति सिंह का ट्वीट है। लगातार बसों को लेकर राजनीति गर्म है और हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी और जनरल बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेपाल जिस तरीके के तेवर दिखा रहा है भारत को, नीति क्या रहेगी अब हमारी, प्रेम शुक्ला जी? स्वाभाविक तौर पर देखिए, वहां साम्यवादी शक्तियां नंगा नाच करने का प्रयास नेपाल में कर रही हैं और वहां के साम्यवादी शासक जो है चाहते हैं कि भारत के संबंध नेपाल से बिगड़ जाए। लेकिन नेपाल की सामान्य लोग अपने लोग हैं। नेपाल सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारा साथी रहा है। हम सौहार्दपूर्ण संबंधों को कायम रखते हुए भारत की संप्रभुता के साथ रत्ती भर भी बिना समझौता किए हम द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से इन विवादों का निपटारा ढूंढ लेंगे। जनरल बख्शी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मतलब ये कोई 1-2 दिन में तो हुआ नहीं है, साल 2 साल की बात भी नहीं है। किस तरीके से ये शिफ्ट आया कि नेपाल जो है वो भारत की जगह चीन के इतने करीब होता चला गया? देखिए, मैं तो साफ 2 टूक शब्दों में कहूंगा कि ये भारत का किया हुआ सेल्फ गोल है। ये कांग्रेस के जमाने में इन्होंने वहां पे हस्तक्षेप करके माओइस्ट को तूल दी थी। नेपाल की फौज के खिलाफ माओइस्ट को आपको अब मिल गया खमियाजा। वो वहां पे जेएनयू से वामपंथी भेज के नेपाल में, और हमने अपने खिलाफ सेल्फ गोल किया है, अपने खिलाफ सेल्फ गोल किया। वामपंथी आप लगाएंगे वो आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, माओइस्ट को आपने वहां पे तूल दिए। हम माओइस्ट से लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह, और आप माओइस्ट को सपोर्ट दिया आपने नेपाल में। ये हमारी करनी है, ये हम भुगत रहे हैं उसकी सजा। लेकिन ये हमारा सेल्फ गोल है। ठीक है सर, लेकिन पिछले 6 साल से हम लगातार दुनिया भर में भारत के जो रिश्ते हैं उनको अच्छा करने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम विदेश नीति को नए तरीके से परिभाषित करने की बात भी कहते हैं। तो फिर नेपाल को हम क्यों नजरअंदाज कर गए? क्या पिछले 6 साल में हमने नेपाल को नजरअंदाज किया? ये उसका भी खमियाजा है जो कि हम भुगत रहे हैं। इस सवाल पर मैं आपके पास आऊंगी सर, आप प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है मनीषा कोइराला का जिस तरीके का स्टैंड देखने के लिए मिल रहा है कि कर्मभूमि उनकी भारत रहती है, यहां वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं, यहां से पैसा कमाती हैं, यहां से उनको प्यार मिलता है, और जब वक्त आता है तो वो बिल्कुल रंग बदल कर सर नेपाल की वकालत करने लगती हैं। देखिए, उनका बयान एकदम महत्वहीन है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये नेपाल के प्रति उनके मन में सद्भावना होना तक ठीक था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस विवाद में चीन को लाया है, भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में चीन के लिए कोई अवकाश नहीं। चीन का कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कभी नहीं मानेंगे। चीन को इस मामले में कोई तीसरी पार्टी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने चीन को इस मामले में ले आया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इन दिनों चीन के प्रति प्रेम में पड़ी है, उसी तरह से मनीषा कोइराला जी के जो परिवार के सदस्य रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब रहे हैं। आपको ध्यान होगा बीच के दिनों में अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया और उस बयान को तत्काल जो है डिलीट करने का फोर्स, उनके ऊपर प्रेशर कांग्रेस पार्टी ने डाला। उसी तरह से जो कुछ लोग जैसे आदरणीय बख्शी जी बता रहे हैं कि नेपाल में प्रचंड जैसे लोगों को, जो साम्यवादी शक्तियां थी, उनको जेएनयू में पाल के उनको राजनयिक रूप से प्रबलता देकर
वहाँ की जो हिंदू सर, शासक थे, आप क्योंकि राजीव गांधी जी को आप वहाँ भी और जीडी दर्शन बख्शी नहीं जी देने भी, दिया गया था। आप भी और जीडी बख्शी जी भी लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सर, मेरे साथ अभी कांग्रेस का कोई मेहमान नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बात रख सके, लेकिन मैंने इसीलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाया था और मैंने कहा था कि साहब, जब हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि पिछले 6 साल में हमने विदेश नीति को एक नई तरीके से परिभाषित किया, तो क्या उसमें हम नेपाल को भूल गए कि आज नेपाल जो है वो भी भारत को आंख दिखाने की स्थिति में है? समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।